प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों का। जी बच्चों। जी हाँ। ठीक है, आप सभी लोग आ जाइएगा। सभी लोग आ जाइएगा बेटा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी। बजरंगी जी है, शिवानी है, विजय है, पंकज है, निशा है, सोनी है, अंकिता है, अनुज सिंह है, विवेक है, प्रिया है, विशाल है, लवकुश है, उमा है, सचिन है, बबलू है, नेहा है, और मीना, अनुज, खुशी। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी बच्चों का। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक आपने देखा होगा, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है ना? तो आपने कभी भी वास्तव में आज से पहले इस टॉपिक का नाम ही नहीं सुना होगा कि प्लेट विवर्तनिकी आखिर क्या होती है। ठीक है ना? और आप लोगों को इस टॉपिक के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता भी हो रही होगी कि भाई ऐसा ये कौन सा विषय है जिसको सर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे, ये जो प्लेट विवर्तनिकी है ना, प्लेट विवर्तनिकी का जो सीधा संबंध होता है वो होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। और सच बात तो ये है कि मैं प्लेट विवर्तनिकी इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे आपको भूकंप भी पढ़ाना है, ज्वालामुखी भी पढ़ाना है, कुछ अंतर्जात बल पढ़ाने हैं और कुछ बहिर्जात बल पढ़ाने हैं मुझे। और जहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी बिना डिटेल में जाए हुए मैं आपको प्लेट विवर्तनिकी इतना पढ़ाऊंगा कि जिससे आपके भूकंप के, ज्वालामुखी के, अंतर्जात बहिर्जात बलों के और साथ ही साथ कुछ प्रश्न चट्टानों के भी बनने लग जाए। चलिए, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कल आपने, ठीक है, चट्टान नाम के चैप्टर को पढ़ा। ठीक है, रॉक्स बेसिकली, चट्टान। चट्टान क्या होती है, चट्टान कितने प्रकार की होती है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी कल। तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई थी कि नहीं, एक बार बताइए मुझे। ठीक है, एक बार बताइएगा बेटा। ठीक है, तो कल हमने जो चैप्टर देखा था, कल देखा था सर हमने, ठीक है क्या, रॉक्स, चट्टान। और चट्टानों में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि सर हमारे पृथ्वी की क्रस्ट में जो चट्टानें मिलती हैं, ठीक है ना, उन चट्टानों के निर्माण में कौन कौन से, ठीक है, तत्वों का प्रमुख योगदान है। तो हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में जो भी चट्टानें मिल रही हैं, उन चट्टानों के निर्माण में कौन कौन से प्रमुख तत्वों का योगदान है। तो बेसिकली, ठीक है, 8 तत्व जिनको चट्टान निर्माणकारी तत्व कहते हैं, हमने वो देखे। फिर 24 खनिज जो हमारे पृथ्वी के चट्टानों के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन 24 खनिजों में से भी, ठीक है, 6 प्रमुख खनिज मैंने आपको बताए और वो आपको जो है ना याद कर लेने हैं। फिर इसके बाद मैंने आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें वो देखी। ठीक है ना? और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से कोई एक चट्टान, ठीक है, जो अवसादी चट्टान है, तो उसका निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया से हुआ है। अगर कोई एक अवसादी चट्टान है तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया से बनी है, वो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको समझाया बच्चे। ठीक है ना? उसके बाद वो यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित हुई है अवसादी चट्टान, या फिर वो रासायनिक क्रियाओं से निर्मित हुई है अवसादी चट्टान, ठीक, किस तरह से वो निर्मित हुई है अवसादी चट्टान। फिर अंततः मैंने आपको बताया, चट्टान चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो अगर उसका रूपांतरण हो जाता है, वो मैग्मा या लावा के संपर्क में आ जाती है, उसका रूपांतरण हो जाता है, तो उसके भौतिक और रासायनिक सभी प्रकार के गुणधर्म जो है वो बदल जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आया। क्या बात है, गुरु जी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं बेटा देखो, पढ़ाना तो आपको है। ठीक है, तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन पढ़ाना आपको है। ठीक है, आपके लिए मेहनत बहुत करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपके लिए, ये बात सोच के चलना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले, ठीक है ना, देखो बेटा, यहाँ पर आप समझना कि जो चट्टान होती है ना, प्लीज सब लोग यहाँ पे फोकस करना, इधर देखना बच्चे। जो चट्टान होती है, चट्टान होती है, चट्टानों को, चट्टानों को उनकी कठोरता के आधार पर,
आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत। ठीक है जी, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला भैया जी? मैंने बोला चट्टानों को हमने उनकी कठोरता के आधार पर, तो सर चट्टानों को हमने उनकी कठोरता के आधार पर क्लासिफाइड किया है, ठीक है, वर्गीकृत किया है। ठीक है अक्षय बेटा, लोधी, संजना, ठीक है बच्चे, उनकी कठोरता के आधार पर चट्टानों को हमने क्लासिफाइड किया है। मैंने आपको कल भी बताया था, चट्टान का मतलब ये मत सोच लेना कि बहुत ही ज्यादा कठोर है, नहीं। ठीक है, चट्टान बहुत मुलायम भी हो सकती है और बेटा बहुत कठोर भी हो सकती है। तो बेटा हमने चट्टानों को उनकी कठोरता के आधार पर वर्गीकृत करना है। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, एक हमारा मोज वैल्यू होता है बच्चे। क्या होता है? मोज गुणांक। मोज गुणांक, ये जो मोज गुणांक है ना, ये बेसिकली ये दर्शाता है कि किसी भी प्रकार की चट्टान का, ठीक है, कितना कठोरता है अथवा कितना कठोरता नहीं है। अगर, ठीक है, किसी भी चट्टान का मोज गुणांक 1 है, किसी भी चट्टान का मोज गुणांक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है जिसका मोज गुणांक 1 है वो बहुत मुलायम चट्टान है, जिसका 2 है वो 1 से कठोर है, जिसका 3 है वह 2 से कठोर है, जिसका 4 है वह 3 से कठोर है, जिसका 5 है वह 4 से कठोर है, जिसका 6 है वो 5 से कठोर है। ये बात ध्यान रखना बच्चे, बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मोज गुणांक को हम इसको बेटा मोज मल्टीपल ही कहेंगे इंग्लिश में, ध्यान रखना है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द रॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द रॉक्स, हमने बेटा चट्टानों को, ठीक है ना, वर्गीकृत करना है। हमने चट्टानों को क्या करना है बेटा? क्लासिफाइड करना है। अब चट्टानों को उनकी कठोरता के आधार पर जब हम वर्गीकृत करेंगे तो हम उनको एक नंबर देंगे। अब उनको क्या देंगे? जब हम चट्टानों को उनकी कठोरता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो हम उनको एक नंबर देंगे, और भैया जी वो नंबर क्या है? वो नंबर मोज गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? मोज गुणांक। तो मोज गुणांक क्या है सर? मैं लिख दूं तो ये क्या है? चट्टानों की, चट्टानों की कठोरता को दर्शाता है, कठोरता को दर्शाता है, दर्शाता है। बेटा जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा वो चट्टान उतनी ज्यादा कठोर होगी, जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा वो चट्टान बाबू उतनी ज्यादा कठोर होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लेके चलते हैं तो सबसे पहले है आपका टेल्क। ये सबसे मुलायम चट्टान है टेल्क। ठीक है ना, जो आपका टेल्कम पाउडर आता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, गर्मियों में बेसिकली आपने यूज भी किया होगा, आप यूज भी करते होंगे गर्मियों में, कि खासकर जब हमारी घमौरी वगैरह निकल आती है तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो टेल्क, ये बेटा टेल्क इतना मुलायम है, इतना मुलायम है कि इसे अंगुली से भी खुरचा जा सकता है, इसे अंगुली से भी खुरचा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इतना मुलायम है कि हम इसे अंगुली से भी खुरच सकते हैं, खुरचा जा सकता है, इसको अंगुली से भी खुरचा जा सकता है। ये इतना मुलायम होता है भैया जी, क्या टेल्क इतना मुलायम होता है कि आप इसे उंगली से भी खुरच सकते हो टेल्क को। तो सबसे मुलायम चट्टान अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे कि साहब जो सबसे मुलायम चट्टान है वो कौन सी है? टेल्क है। इसके बाद दूसरा जिप्सम। नाम तो बेटा जिप्सम का आपने सुना होगा, कल भी मैंने आपको बताया था जिप्सम। ठीक है ना, जिप्सम मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, जिप्सम के बारे में। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम। तो ये जो जिप्सम है ये टेल्क से ज्यादा कठोर होगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो बेटा जिप्सम है, ये जिप्सम क्या होगी? जिप्सम टेल्क से ज्यादा कठोर होगी। ठीक है, हम इसको अंगुली से भी खरच सकते हैं, इसको अंगुली ऑब्लिक नख से खुरचा जा सकता है। खुरचने का मतलब होता है बेटा, ठीक है ना, स्क्रैच। खुरचने का मतलब क्या होता है? स्क्रैच करना। तो इसको अंगुली ऑब्लिक नख से भी खुरचा जा सकता है, जा सकता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो हम इसको भैया जी अंगुली ऑब्लिक नख से भी खुरच सकते हैं, किसको? जिप्सम को। तो टेल्क से ज्यादा कठोर कौन सा होगा? टेल्क से ज्यादा कठोर बेटा जिप्सम होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कैल्साइट। कैल्साइट जो तीसरी चट्टान है वो कैल्साइट है। ये जो कैल्साइट है इसका मोज गुणांक बेटा 3 है। कैल्साइट का क्या है? मोज गुणांक 3। इस कैल्साइट को हम तांबे के सिक्के से भी खुरच सकते हैं, ये तांबे के सिक्के से ही खुरचा जा सकता है कैल्साइट। तो इसका मतलब है कि अब ये थोड़ा सा ज्यादा कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया बेटा कि इसको तांबे के
इसको तांबे के सिक्के से, इसको तांबे के सिक्के से खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कैल्साइट, इसको भैया जी किससे, इसको तांबे के सिक्के से खुरचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फ्लूराइट। अगला है बाबू कौन सा चट्टान? ठीक है, अगली चट्टान है आपकी फ्लूराइट। ये जो फ्लूराइट है ना, फ्लूराइट, इसको बेसिकली हम स्टील से खुरच सकते हैं। किससे? स्टील से। तो फ्लूराइट को स्टील से स्क्रैच किया जा सकता है, स्टील से खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है, स्टील से खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है इसको। ठीक है, तो जो फ्लूराइट है बेटा, फ्लूराइट को किससे, फ्लूराइट को हम स्टील से खुरच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एपेटाइट है, एपेटाइट, इस एपेटाइट को भी स्टील से खुरचा जा सकता है, स्टील से खुरचा जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इस एपेटाइट को भी किससे, स्टील से खुरचा जा सकता है, एपेटाइट को। फिर आ जाता है फेल्सफार, फेल्सफार, फेल्सफार बच्चे। ठीक है, फेल्सफार आ जाता है। अब ये जो फेल्सफार है ना, इसको इस्पात और कांच, ठीक है, दोनों से खुरच सकते हैं। किससे बेटा? इस्पात से भी और कांच से, इस्पात और कांच से खुरचा जा सकता है ये। तो ये इस्पात एवं कांच से खुरचा जा सकता है, एवं कांच से खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है, इस्पात एवं कांच से खुरचा जा सकता है। किसको भैया जी? फेल्सपार को। तो जो फेल्सपार है, फेल्सपार साहब हमारा इस्पात एवं कांच से, फेल्सपार को हम किससे, फेल्सपार को हम इस्पात और कांच से खुरा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो टैल्क का मोज गुणांक कितना है? 1। इसका मतलब है सबसे मुलायम है। जिप्सम का मोज गुणांक कितना है? 2। मतलब उसको आप उंगली और नख से खुरच सकते हैं। कैल्साइट का मोज गुणांक कितना है? 3। देखो, जिसका जितना ज्यादा मोज गुणांक होगा वह उतनी ज्यादा, ठीक है, कठोर होगी, वो चट्टान उतनी ज्यादा कठोर होगी। तो जिसका जितना ज्यादा मोज गुणांक होगा वो चट्टान बेटा उतनी ज्यादा कठोर होगी। इंग्लिश में भी इनको यही कहेंगे, टैल को टैल कहेंगे, जिप्सम को जिप्सम कहेंगे, कैल्साइट को कैल्साइट करेंगे, फ्लोराइट को फ्लोराइट कहेंगे, एपेटाइट को एपेटाइट कहेंगे, फेल्सपार को फेल्सपार कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान रखना, यही कहेंगे हम इसको इंग्लिश में। अब चलते हैं हम 7, 8, 9 और 10। ठीक है, बस इतना ही बेटा, 7, 8, 9 और 10। ठीक है जी। अच्छा, अब 7वें नंबर पे कौन आएगा? तो बेटा फेल्सपार के बाद जो 7वें नंबर पे आएगा वो आएगा क्वार्ट्ज। कौन सा सर? क्वार्ट्ज। अब ये क्वार्ट्ज आपने सुना होगा बच्चे, ठीक है ना। क्वार्ट्ज जो है, ठीक है, वो एक पत्थर होता है बच्चे, क्वार्ट्ज पत्थर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज को जी। ठीक है, क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है बच्चे, ठीक है, इट्स अ स्टोन, क्वार्ट्ज। और इसको हम लोग बोलते हैं स्फटिक। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्फटिक क्वार्ट्ज, ये इंग्लिश में ही है ऑलरेडी क्वार्ट्ज। तो ये जो क्वार्ट्ज है ना, ये बच्चे बहुत कठोर है, बहुत कठोर। ठीक है, क्वार्ट्ज जो है, ठीक है, कितना कठोर है? तो सर ये क्वार्ट्ज आपका 7वें नंबर पे आता है बच्चे, 7वें नंबर पे। ठीक है, तो इस क्वार्ट्ज को हम जो है ना, इसको भी हम इस्पात से और कांच से खुरच सकते हैं। इस क्वार्ट्ज को भी भैया जी हम किससे, इस्पात और कांच से खुरच सकते हैं। इस्पात एवं कांच से खुरचा जा सकता है, कांच से खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है इसको। इस्पात एवं कांच से खुरचा जा सकता है इसको। ठीक है जी, किसको? क्वार्ट्ज को। तो ये जो क्वार्ट्ज है ना बाबू, तो क्वार्ट्ज को हम इस्पात और कांच से खुरच सकते हैं, क्वार्ट्ज को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पुखराज। ठीक है, पुखराज, पुखराज। अब ये पुखराज वास्तव में बहुत कठोर होता है बेटा। ठीक है, इस्पात मीन्स स्टील यार, स्टील इस्पात। ठीक है ना। अब ये पुखराज जो होता है ना, पुखराज भी बहुत कठोर होता है। पुखराज आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, रत्नों में हम पुखराज का प्रयोग करते हैं। पुखराज कठोर है, पुखराज। पुखराज को आप क्वार्ट्ज से खुरच सकते हैं। तो ये जो पुखराज है ना, इसको भैया जी किससे, इसको क्वार्ट्ज से खुरचा जा सकता है। पुखराज को क्वार्ट्ज से खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है।
जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस पुखराज को बेटा क्वार्ट्ज से खुरचा जा सकता है, मतलब पुखराज इतना कठोर है कि आप पुखराज को बच्चे किससे, क्वार्ट्ज से खुरच सकते हैं पुखराज को। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है हमारा कोरंडम, और 10वें नंबर पे आता है हीरा। कोरंडम और हीरा। तो बेटा 9वें नंबर पे क्या है, कोरंडम है, 10वें नंबर पे हीरा। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि हीरा सबसे कठोर चट्टान है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब हुआ कि हीरा जो है वो हीरा सबसे कठोर चट्टान है। सबसे कठोर चट्टान, क्योंकि हीरा का मोज गुणांक कितना है, 10। ठीक है, अब कोरंडम को, ये जो कोरंडम है बेटा, इसको पुखराज से खुरचा जा सकता है, पुखराज से खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है इसको। ठीक है ना बाबू। और हीरे को हम किससे बेटा, हीरे को हम कोरंडम से खुरच सकते हैं, तो हीरे को कोरंडम से खुरचा जा सकता है। तो हीरे को सर किससे, कोरंडम से खुरचा जा सकता है, खुरचा जा सकता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये सबसे कठोर पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, नेचर में पाया जाने वाला सबसे रिजिड, सबसे कठोरतम पदार्थ अगर कोई है तो वो हीरा है। हीरा से ज्यादा कठोर और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना हीरा, बच्चे मैं लिख देता हूं हीरा के बारे में कि ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, वाला सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है, जो नेचुरली है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, नेचुरली। ठीक है, नेचुरली। तो जो हमारी प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है, जो हमारी प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो वो कौन है बच्चे, वो हीरा है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं किसी को जी। अब देखो, जैसे आप हैं, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्वार्ट्ज क्या है, सर पुखराज क्या है। तो बेटा ऐसे तो हीरा भी नहीं तुमने देखा, हीरा का भी नाम ही सुना है। ठीक है ना, कोई इक्का दुक्का होगा जिसने हीरा को देख लिया होगा किसी की, ठीक है, रिंग में या किसी की और चीज में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना ये बच्चे, ये कुछ, ठीक है, पदार्थ है, ये कुछ पदार्थ है, जब इनको हमने उनकी कठोरता के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है जी। अच्छा, टेल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सफार, और बच्चे आपका क्वार्ट्ज, पुखराज, कोरंडम और हीरा। ठीक है बाबू, आइए आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल सा है सर, प्लेट विवर्तनिकी हमको पढ़ना है। प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तनिकी। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक। प्लेट विवर्तनिकी मतलब सर, प्लेट विवर्तनिकी का मतलब क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। अब यहाँ पर आप समझेंगे। सबसे पहले बच्चे जी, सबसे पहले बच्चे मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताता हूँ, है ना। आइए, तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने बनाया बच्चों। पृथ्वी की सबसे बाह्यतम परत क्या है, बोलिए बेटा। ठीक है ना, द आउट मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या है, पृथ्वी की सबसे बाह्यतम परत। तो आप बोलेंगे पृथ्वी की सबसे बाह्यतम परत सर क्रस्ट है, भूपर्पटी है, पृथ्वी की सबसे बाह्यतम परत। इसको हम सियाल परत भी कहते हैं, भूपर्पटी है। ठीक है ना, भूपर्पट्टी हमको ठोस रूप में देखने को मिलेगी, भूपर्पट्टी। ठीक है, इसको सियाल परत भी कहेंगे बाबू, इसको सियाल परत भी कहेंगे। ये हमको ठोस रूप में देखने को मिलती है। ठीक है ना, इस भूपर्पट्टी के, ठीक है ना, इस भूपर्पट्टी पर जो चट्टान पाई जाती है बेटा, जो रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, इस भूपर्पट्टी पर, ठीक है ना, उन रॉक्स के निर्माण में, उन रॉक्स के निर्माण में 8 प्रकार के तत्वों का सबसे ज्यादा योगदान है। तो हमारी क्रस्ट पर जो रॉक्स पाई जा रही हैं, जो चट्टान पाई जा रही हैं, उन चट्टानों के निर्माण में ना, उन चट्टानों के निर्माण में बेटा 8 प्रकार के तत्वों का बहुत ज्यादा योगदान है, जिनमें से 24 खनिजों का भी बहुत बड़ा योगदान है। 24 में से 6 खनिज
जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया। तो बच्चे कहने का मतलब क्या है कि ये क्रस्ट या भूपर्पटी है, ये सियाल परत है, ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत। जब हम इससे क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे ठीक है, ध्यान रखना। जब हम इससे बेटा क्रस्ट से कितना, जब हम क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे, ठीक है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक, जब हम क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई पर गए, तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक, कहां तक बाबू, 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमें जो परत देखने को मिलेगी, 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमें जो परत देखने को मिलेगी, इस परत को हम क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको प्रवर बोलेंगे, और अंग्रेजी में बच्चे इसको मेंटल लेयर बोलेंगे, मेंटल परत बोलेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं, तो वैसे वैसे टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे, तो गहराई बढ़ने के साथ लगातार तापमान भी बढ़ता चला जाता है। बताया था कि नहीं कि सब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, गहराई बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और सर ये ध्यान रखना, प्रत्येक, ठीक है ना, ये जो टेम्परेचर है मैंने आपको समझाया था कि प्रत्येक 32 मीटर पर, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। बताया था कि नहीं बाबू, बोलो बताया था कि नहीं, कि सब प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ऑन एन एवरेज। ये ठीक है ना, स्थान विशेष पे अलग अलग है। जैसे शुरुआती 300 किलोमीटर ये 12 डिग्री सेल्सियस पर मीटर के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है ना। शुरुआती 300 किलोमीटर, तो शुरुआती 300 किलोमीटर में ये 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है, 12 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बचे ये 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है, और उसके बाद फिर ये 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है ना बच्चे जी। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, सब लोग समझ रहे हो, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चे, लव यू ऑल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया था ना, क्या बच्चे, कि ये जो मेंटल परत है ना, इस मेंटल परत में हमारी संवहनी तरंगें भी चल रही हैं। ये भी मैंने आपको बताया था ना, समझाया था कि बेटा इसमें क्या चल रही है, इसमें संवहनी तरंगें चल रही हैं। क्यों चल रही है संवहनी तरंगें, तो जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते चले जाते हैं, टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि मेंटल क्षेत्र में जो चट्टानें हैं ना, वो इतने अधिक टेम्परेचर होने के कारण बाबू पिघल जाती हैं। बात समझ पा रही है जी, हाँ बहुत अच्छे। तो वो चट्टानें बाबू क्या होती हैं, वो चट्टानें पिघल जाती हैं, और देखिए चट्टानों का हमें पिघला हुआ स्वरूप मिलता है। चट्टानें यहाँ पर द्रव अवस्था में होती हैं, चट्टानें यहाँ पर बेटा किस में होती हैं, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में होती हैं, तरल अवस्था में होती हैं। यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो तरल अवस्था में होती हैं, यहाँ पर चट्टानें, ठीक है, ये एक बात यहाँ पर आओ। और यहाँ पर चट्टानें किसमें है बेटा, तरल अवस्था में। मतलब वो चट्टानें जो क्रस्ट में आपको ठोस देखने को मिल रही है, वो चट्टानें बहुत अधिक तापमान होने के कारण बेटा यहाँ पर पिघल गई हैं, उनका तरल रूप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा रूप बच्चे, उन चट्टानों का आपको तरल रूप देखने को मिल रहा है, वो चट्टानें आपको तरल स्टेट में, वो चट्टानें आपको तरल स्टेट में देखने को मिल रही हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में वो चट्टानें आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए, उसके बाद आपको पता है ये कोर हो गया और ये आपका इनर कोर हो गया, ठीक है। कोर इनर कोर से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या सोचते हो, एक बात बताओ वे, ये जो मेंटल है, मेंटल कैसा है बेटा, लिक्विड है, लिक्विड है। मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के गर्भ में जा रहे हैं ना, जैसे जैसे बेटा हम गहराई में बढ़ रहे हैं, दो चीजें बढ़ रही हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और आपका क्या बढ़ रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है, दो चीजें बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं ना, हमारी दो चीजें बढ़ती हैं बच्चे, टेम्परेचर भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। मेंटल का जो घनत्व है वो क्रस्ट से ज्यादा है, क्योंकि क्रस्ट का औसत घनत्व मैंने आपको बताया था, क्रस्ट का जो एवरेज डेंसिटी है, जो औसत घनत्व है, मेरे साथ बोलो कितना है, 3.0 है। कितना है बाबू, 3.0। और पूरी पृथ्वी का जो घनत्व है औसत, वो 5.5 है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5, क्रस्ट का कितना है, 3.0। तो इसका मतलब है साहब कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं ना बाबू, तो हमारा डेंसिटी, हमारा घनत्व भी बढ़ रहा है।
अब ये जो मेंटल है, मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा है, और ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट की डेंसिटी कम है। तो बच्चे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तैरने के नियम में, तैरने के नियम में पढ़ा होगा आपने कि अगर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, अगर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, और बच्चे कम डेंसिटी का कोई भी पदार्थ उस लिक्विड के ऊपर है या उस लिक्विड में उसको डुबाया जाता है, तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि उसकी सतह पर क्या करेगा, तैरेगा, है ना बच्चे। उसकी सतह पर क्या करेगा वो, उसकी सतह पर वो तैरेगा, उसकी सतह पर वो तैरेगा। क्यों? क्योंकि साहब उसका घनत्व तो कम है, ठीक है, जो पदार्थ जिसको द्रव में डाला जा रहा है, द्रव में डुबोया जा रहा है, ठीक है, उसका घनत्व तो कम है। कम घनत्व होने के कारण वो अधिक घनत्व वाले द्रव की सतह पर तैरता है, वो अधिक घनत्व वाले द्रव की सतह पर तैरता है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही बात आप समझना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। जो मेरे बताने का सार है वो क्या है सर, कि ये जो मेंटल है ना, इस मेंटल के ऊपर बेटा ये जो क्रस्ट है ना, ये तैर रही है, ये तैर रही है बच्चे। जी हाँ, इस मेंटल के ऊपर ये जो क्रस्ट है ये तैर रही है, ये तैर रही है। और ये जो क्रस्ट है ना बच्चे, इस क्रस्ट को, क्योंकि ये मेंटल के ऊपर तैर रही है ना, क्योंकि इसका घनत्व कम है, इसकी डेंसिटी कम है, और लिक्विड जो है बच्चे इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो आप जानते ही हैं कि भैया जी, अगर कोई दो पदार्थ है, ठीक है, जिनमें से किसी एक पदार्थ का घनत्व ज्यादा है, दूसरे का कम, तो अधिक घनत्व का जो पदार्थ है वो कम घनत्व के पदार्थ को, ठीक है, अपनी सतह पर तैराएगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, तो वो उसकी सतह पर तैराएगा। तो बस ये बात ध्यान रखना। अब मेंटल क्षेत्र में क्या चल रही है, संवहनी तरंगें, ठीक है जी। तो स्थिति कुछ इस तरह की बनी हुई है, जैसे ये आपकी क्रस्ट है, ये बच्चे आपकी क्रस्ट है, ये देख ध्यान रखना, इस तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है सर। देखिए ये क्या है बाबू, ये क्रस्ट है, ये क्या है सर, ये क्रस्ट है, ठीक है ना। और इसके नीचे, और इसके नीचे ये क्या है बच्चे, ये मेंटल है, मेंटल है, मेंटल है, क्लियर है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। अब मेंटल तो आपको पता है, मेंटल सर लिक्विड स्टेट में है। आप जानते हैं कि मेंटल कैसी स्टेट में है बेटा, मेंटल लिक्विड स्टेट में है, हम जानते हैं, हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, मेंटल लिक्विड स्टेट में है, मतलब द्रव अवस्था में है मेंटल, तरल अवस्था में है ये जो मेंटल है। और ऊपर इसके क्या है, क्रस्ट है। तो ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट को हम हिंदी में स्थल मंडल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्थल मंडल, मतलब लिथोस्फियर भी बोलते हैं इसको, लिथोस्फियर भी बोलते हैं, ठीक है ना जी, अंग्रेजी में। हिंदी में हम क्रस्ट को स्थल मंडल भी कहते हैं, क्योंकि बाबू क्यों कहते हैं, क्योंकि मेंटल के ऊपर तैराव की स्थिति में मेंटल के ऊपर क्रस्ट तैर रहा है। इसका मतलब ये है, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या है इसका मतलब, आप शॉक हो जाओगे बेटा ये सुन के, ठीक है, स्थल मंडल। और ये जो मेंटल है ना, इस मेंटल को हम लोग कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है, तो इसलिए इसको, ठीक है ना, एस्थेनोस्फियर भी बोलते हैं, एस्थेनोस्फियर भी बोलते हैं, ठीक है, दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एस्थेनोस्फियर भी बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, नोस्फियर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम एस्थेनोस्फियर भी बोलते हैं, इसको हम दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं मेंटल को। क्यों दुर्बलता मंडल, क्योंकि सर ये लिक्विड स्टेट में है ना, सॉलिड तो है नहीं, और ऊपर से, ठीक है, इसके ऊपर जो है बच्चे वो स्थल मंडल तैर रहा है, तो इसका तो घनत्व तो ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। ये तो बात समझ में आ गई। अब ये जो क्रस्ट है ना, इधर ध्यान देना बाबू, अब ये जो क्रस्ट है, इसी क्रस्ट के ऊपर हमारा धरातल है, इसी क्रस्ट के ऊपर क्या है बच्चे, हमारा धरातल है। ये जो क्रस्ट है ना, इसी क्रस्ट के ऊपर एग्जैक्टली हमारा धरातल है, इसी धरातल पर हमारा घर है, इसी धरातल पर हमारा घर है,
इसी धरातल पर आपका घर है, ठीक है, इसी धरातल पर ऑफिस है हमारा, इसी धरातल पर हमारा स्टूडियो है, ठीक है, इसी धरातल पर हमारी झोपड़ी है, इसी धरातल पर हॉस्पिटल है, इसी धरातल पर होटल है, इसी धरातल पर रोड है, इसी धरातल के ऊपर बेटा रेस्टोरेंट है। ये सब कुछ इसी ही धरातल के ऊपर है, इसी धरातल के ऊपर। तो क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर बेटा धरातल है। ये बात समझ में आई? क्रस्ट के ऊपर क्या है सर? धरातल है। बस अब इतनी सी बात है। अब आप जानते हैं कि सर ये मेंटल है, मेंटल लिक्विड है, और मेंटल में जैसे जैसे आप गहराई की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर अंदर की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसके कारण बेटा संवहनी तरंगें पैदा होंगी। तो जो संवहनी तरंगें बनेंगी, अगर वो संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चलती हैं, अगर वो संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चलेंगी, तो जैसे ठीक है ना, ये है मेंटल, ठीक है, ये है मेंटल पूरा, यहां से नीचे मेंटल है, और मेंटल के अंदर संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चल रही हैं। मेंटल के अंदर संवहनी तरंगें बाबू एक दूसरे की ओर चल रही हैं, संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चल रही हैं, और उसके ऊपर है क्रस्ट। तो जैसी संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चलेंगी, तो बेटा संवहनी तरंगों के प्रभाव से, ठीक है, दो क्रस्ट भी तो आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगी, दो क्रस्ट भी तो आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगी। और अगर संवहनी तरंगें एक दूसरे से दूर चल रही हैं, तो बेटा जो परत है, ठीक ना, जो क्रस्ट है आपकी, जो भूपरपटी है, वो भी एक दूसरे से दूर खिसकेंगी। अगर संवहनी तरंगें मेंटल क्षेत्र में एक दूसरे की ओर चल रही हैं, प्लेटें भी बेटा संवहनी तरंगों के प्रभाव से एक दूसरे के नजदीक आएंगी। अगर वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो प्लेटें भी बेटा संवहनी तरंगों के प्रभाव से एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है, इसी को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। यही है बच्चे, बस और कुछ नहीं है। तो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है, अगर संवहनी तरंगें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, तो प्लेटें भी एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आमतौर पर इस क्रस्ट को प्लेट के नाम से संबोधित करूंगा। यहां पर किसके नाम से? प्लेट के नाम से। सबसे पहले ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट होती है बाबू दो प्रकार की। मतलब क्रस्ट दो प्रकार का है वे यार, अब बोलो, क्रस्ट दो प्रकार का है, प्लेटें दो प्रकार की हैं। क्यों? क्योंकि क्रस्ट दो प्रकार का है। क्रस्ट क्या है? भूपरपटी है। तो एक भूपरपटी बेटा किसकी हो सकती है? महाद्वीप की। एक भूपरपटी किसकी हो सकती है? महाद्वीप की, कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट की एक भूपरपटी। और दूसरी भूपरपटी किसकी हो सकती है? महासागर की, ओशियन की, ओशियन की। बात समझ में आ रही है सर? ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या बोला कि प्लेटें दो प्रकार की होंगी, मतलब भूपरपटी दो प्रकार की होंगी। ठीक है, एक भूपरपटी ऐसी होगी, ठीक है बेटा, जो महाद्वीप की है, दूसरी भूपरपटी ऐसी होगी जो महासागर की। अच्छा, अब इनमें से किसकी मोटाई अधिक होगी? इनमें से बेटा किसकी विध अधिक होगी? महाद्वीप की विध अधिक होगी। जो महाद्वीपी प्लेट है ना बेटा, महाद्वीपी प्लेट की मोटाई अधिक होगी, क्योंकि मैंने भूपरपटी में भी बताया था, जब मैं क्रस्ट पढ़ा रहा था तो क्रस्ट में बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो महाद्वीपी भूपरपटी है, वो ऑन एन एवरेज 40 से 45 किलोमीटर मोटी है। याद आया? 40 से 45 किलोमीटर मोटी है। और जो महासागरी क्रस्ट है, वो 5 से 10 किलोमीटर ही मोटी है बस। ठीक है, वो इतना ही मोटा है। ठीक है, महासागरी जो है 5 से 10 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूं मोटाई किसकी ज्यादा होगी, आप कहेंगे सर महाद्वीपी प्लेट की मोटाई ज्यादा होगी, विथ महाद्वीपी प्लेट की ज्यादा होगी। बोलो होगी कि नहीं? महाद्वीपी प्लेट की विथ ज्यादा होगी। और ठीक है, कम किसकी होगी बेटा? विथ मोटाई या चौड़ाई कम किसकी होगी? आप कहेंगे महासागरी प्लेट की मोटाई या चौड़ाई कम होगी। लेकिन अगर मैं आ जाता हूं डेंसिटी पे बाबू, किस पे? डेंसिटी पे, और मैं लिख देता हूं कि डेंसिटी, डेंसिटी, तो बेटा जो डेंसिटी है वह कॉन्टिनेंटल प्लेट की कम है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कम है, और ओशनिक प्लेट जो है, ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है ना? तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कम है, और ओशनिक प्लेट की जो डेंसिटी है, ओशनिक प्लेट की डेंसिटी भैया जी क्या है? ज्यादा है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो बच्चे कि यहाँ तक किसी भी को किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू होगा। ये बात समझ में आ रही है ना बच्चे? तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब मेरी बात समझिए, ठीक है ना? संवहनी तरंगें या तो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं या एक दूसरे से दूर चल रही है। ठीक है, तो बेटा संवहनी तरंगें जो है, जो मेंटल क्षेत्र में चलती हैं, मेंटल क्षेत्र में संवहनी तरंगें जो चलती हैं, ठीक है, तो संवहनी तरंगें बेटा
या तो एक दूसरे की ओर चलती है या फिर एक दूसरे के विपरीत जाती है ना, ऐसी तो है। तो ये जो संवहनी तरंगे हैं, या तो ये एक दूसरे की ओर चल रही है संवहनी तरंगे, या फिर ये संवहनी तरंगे जो है वो एक दूसरे से विपरीत जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। मानते हो कि नहीं? ठीक है। जब वो एक दूसरे के नजदीक आती है तो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, क्योंकि भैया संवहनी तरंगों के ऊपर ही तो क्रस्ट है। अब जब संवहनी तरंगों के ऊपर क्रस्ट है, तो जब संवहनी तरंगें एक दूसरे से टकराई तो बेटा क्रस्ट में भी, ठीक है, टकराव होगा। और जब वो एक दूसरे से दूर गई तो क्रस्ट भी बच्चे क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा। गर्म पानी ले। चलिए, डेंसिटी को डेंसिटी को बेटा घनत्व कहते हैं। ठीक है, बच्चे पूछ रहे डेंसिटी क्या, बेटा डेंसिटी को घनत्व कहते हैं। और घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। ठीक है जी, बस समझ में आ रहा। तो हमारे, ठीक है, दो प्रकार के किनारे बनते हैं। ठीक है, जहां पर प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी वहां पर कहेंगे कन्वर्जिंग, अभिसारी प्लेट किनारा। क्या कहेंगे बेटा? अभिसारी प्लेट किनारा। अभिसारी प्लेट किनारा, जहां पर प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। क्यों? क्योंकि संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो जब संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चलेंगी तो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, अभिसारी प्लेट किनारा बनेगा। जब संवहनी तरंगें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, दूर जाती हैं, तो प्लेटों के किनारे टूटकर आपस में एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं। प्लेटों के किनारे टूटकर आपस में प्लेटों के किनारे टूटकर आपस में से एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं, दूर चले जाते हैं बच्चे। तो वहां पर क्या बनता है? अपसारी प्लेट किनारा। अपसारी प्लेट किनारा। अपसारी प्लेट किनारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो सर संवहनी तरंगें, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बाबू, कि जो संवहनी तरंगें हैं, ठीक है, संवहनी तरंगें दो प्रकार से, ठीक है, या तो एक दूसरे की ओर या एक दूसरे की तरफ। तो इनसे दो प्रकार के किनारे बनते हैं, अभिसारी और अपसारी प्लेट किनारा। ठीक है, एक तीसरा प्रकार का किनारा और होता है, वो होता है बच्चे आपका संनक्षी प्लेट किनारा। क्या होता है? संनक्षी प्लेट किनारा। एक तीसरा प्रकार का किनारा और है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा संनक्षी प्लेट किनारा। संरक्षित प्लेट किनारा। ठीक है सर। तो संवहनी तरंगों के प्रभाव से आप देख रहे हैं ये दो किनारे स्पष्ट है, ये दो किनारे स्पष्ट है, जहां पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। संरक्षित प्लेट किनारा में क्या है बेटा? संरक्षित प्लेट किनारा में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रही हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रही हैं, तो वहां पर संरक्षित प्लेट किनारा बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, एक बच्चे ने पूछा हिमांशु भूकंप कैसे आता है। देख बेटा, मैं भूकंप को बताने की वजह से ही ये प्लेट विवर्तने की समझा रहा हूँ। यहाँ पर संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो ये इन दो प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकराए। इन दो प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकराए। जब ये आपस में एक दूसरे से टकराए तो इनके ऊपर धरातल है, धरातल के ऊपर मैं और तुम है ना। तो जैसे ही बेटा यहाँ पर इनके किनारे आपस में एक दूसरे से टकराए तो यहाँ से तरंगें निकली, यहाँ पर टकराई, और यहां पर बेटा धरातल में एक कंपन हुआ। धरातल में क्या हुआ? धरातल में कंपन हुआ, कंपन, धरातल हिल गया। तो इसी को हम भूकंप कहेंगे, इसी को हम भूकंप कहेंगे। और अगर धरातल टूट गया, ये धरातल टूट गया और मेंटल क्षेत्र का जो मैग्मा है वह इस धरातल के ऊपर लावा के रूप में प्रकट हो गया, इसी को हम ज्वालामुखी कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? इसी को ज्वालामुखी कहेंगे। बस, अब आई बात समझ में? आई सबको समझ में? तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा।
चलिए ठीक है, क्लियर है ना बेटा, बोलो क्लियर है। क्या बात है, बहुत अच्छे, थैंक यू भैया। है ना भैया। भूकंप क्या है? जब प्लेटों के दो किनारे आपस में एक दूसरे से टकराए, जब इन प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकराए, ठीक है भैया जी, तो इनके टकराने से यहाँ से तरंगे निकली। ठीक है, जैसे ये दो ताली है, ये ताली बजेंगी, आप देखो तरंग निकली, ध्वनि तरंग निकली, ध्वनि तरंग निकली, ध्वनि तरंग निकली। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो टकराने से तरंग निकलेगी, तरंग स्ट्राइक करेगी धरातल पे, धरातल पर कंपन, आ गया भूकंप। और अगर कैसे भी धरातल बेचारा कमजोर निकला, ठीक है, या फिर ये प्लेटें कमजोर निकली, ठीक है, तो पहले प्लेटें कमजोर निकली, फिर इनके ऊपर का धरातल भी कमजोर निकला, और जो मेंटल क्षेत्र में पिघली हुई चट्टाने हैं, मेंटल क्षेत्र की ये पिघली हुई चट्टाने अगर धरातल के ऊपर पहुंच गई तो बेटा लावा आ जाएगा, आप कहेंगे ज्वालामुखी क्रिया हो गई। आप क्या कहेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया हो गई। ये बात समझ में आ रही है? यही प्लेट विवर्तनी की है, बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, इसको भी मैंने आपको समझा दिया कि तीन प्रकार के किनारे होते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, अब ये जो अभिसारी प्लेट किनारा है, ये अभिसारी प्लेट किनारा तीन प्रकार का होगा। ठीक है बेटा, ये अभिसारी प्लेट किनारा तीन प्रकार का होगा। अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी में क्या है कि दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। अगर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं तो वो दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो सकती हैं, मतलब दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं जो आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। ठीक है बेटा, वह दोनों ही प्लेटें क्या हो सकती है, महाद्वीपीय हो सकती है, या फिर वह दोनों ही प्लेटें ओशनिक भी हो सकती है, मतलब महासागरीय प्लेट भी हो सकती हैं, दोनों की दोनों ओशनिक भी हो सकती हैं, या फिर वो दोनों प्लेटें बेटा एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। बोलो हो सकती है कि नहीं? एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है जी। जी, तो अभिसारी प्लेट किनारा में क्या है कि प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था भैया जी कि प्लेटें तो दो प्रकार की हैं, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय। तो जब प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकराते हैं बेटा, तो दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं, ये दोनों प्लेट ओशनिक ओशनिक भी हो सकती हैं, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक भी हो सकती है। अब सारी प्लेट किनारे में क्या है कि प्लेट कोई भी सही, डज नॉट मैटर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लेट कोई सी भी सही, प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। अब जैसे बच्चे ये प्लेट है, इस प्लेट के नीचे संवहनी तरंग, ठीक है ना, एक ऐसी चल रही हो एक ऐसी चल रही हो, तो ये एक प्लेट है, इस प्लेट के नीचे संवहनी तरंग बेटा इस तरफ जा रही हो एक इस तरफ जा रही हो, तो इस पर दबाव पड़ेगा, और जब इस पर दबाव पड़ेगा तो बेटा धीरे 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 जहां पर प्रेशर पड़ रहा है वहां से ये पहले हल्की हल्की चटकेगी, चटकने के बाद और चटकेगी, और चटकने के बाद टूट जाएगी, टूट जाने के बाद एक दूसरे से दूर हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं? बोलो होगा ना? बिल्कुल होगा, आप मानते हो ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, अभिसारी प्लेट किनारा क्या होता है, अपसारी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा में क्या है? संरक्षी प्लेट किनारा में है कि ना तो प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है बच्चे, तो ना तो प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ना ही आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गति कर रहे हैं, किसी डिस्को में चाहे चाहे, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा एक दूसरे के ऊपर गति कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे संरक्षित प्लेट किनारा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अवसारी प्लेट किनारा में क्या है बेटा? प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। अवसारी में क्या है बेटा? प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो जहां पर प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं वहां पर बेसिकली वहां से उनका विनाश हो जा रहा है, वहां से वो टूट जा रहे हैं। तो जब प्लेटों के किनारे आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो वहां से वो टूट रहे हैं, और अगर वहां से वो टूट रहे हैं तो इसलिए अभिसारी प्लेट किनारा को हम विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, इसको हम विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, ठीक है जी बच्चे। क्या कहते हैं? विनाशात्मक प्लेट किनारा। अब सारी प्लेट किनारा में क्या है
ठीक है, कि प्लेटों के जो किनारे हैं आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं, रुक नबील रुक। वो आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, प्लेटों के किनारे वो दूर जा रहे हैं, तो जो मेंटल क्षेत्र का मैग्मा है वो ऊपर आ रहा है कि तुम दूर जा रहे हो, हम आ रहे हैं। और वो मेंटल चित्र का मैग्मा जब ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने के बाद वो धीरे धीरे जमता चला जा रहा है। जब वो जमता चला जा रहा है तो नई प्रकार की चट्टानें बन रही हैं। इसलिए इसको हम रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक प्लेट किनारा। इसको रचनात्मक प्लेट किनारा, प्लेट किनारा। ठीक है, ध्यान रखना। और इसको संरक्षी प्लेट किनारा क्यों बोला? इसको संरक्षी प्लेट किनारा इसलिए बोला कि ना तो यहां पर प्लेटें टकराई, ना टकराई तो ना टूटी, और ना ही एक दूसरे से दूर खिसकी। तो जब दूर खिसकी, ना एक दूसरे से दूर खिसकी, तो ना मैग्मा निकला और ना चट्टान बनी। तो ना बेटा यहां पर कुछ टूटा, ना यहां पर कुछ टूटा, ना यहां पर कुछ बना। तो इसलिए वो संरक्षी प्लेट किनारा है। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि बेटा ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है। जो घरों में नल का पानी होता है ना, ऐसे नल चलाया, नल का पानी निकल गया। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होती है, चट्टानें क्या होती हैं, एक एक पॉइंट जो आज तक आपने रटा होगा मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और बात बताऊं, बस इसमें आपको इतना ही डिटेल में पूछा जाएगा। हालांकि है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इस पूरे टॉपिक पे आपका एक 3 से 4 घंटे का लेक्चर भी ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि बस आपसे ठीक है एग्जामिनर इतना ही पूछेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक प्लेट किनारा होता है। आप कहेंगे अपसारी। अपसारी में क्या होता है? दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि संवहनी तरंग एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। निम्न में से कौन सा किनारा विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है? आप कहेंगे अविसारी प्लेट किनारा विनाशात्मक होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट अभिसरण। ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट अभिसरण। देखो बच्चे, तो ये है मेंटल, यहां पे आप समझ रहे हैं ये है मेंटल। ये क्या है बाबू? ये है मेंटल। देखो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल समझा रहा हूं। जो बच्चा नोट्स बनाता है ना, बहुत अच्छे नोट्स बनाता है बेटा, आज मैं बहुत सजा के नहीं लिख पा रहा। ठीक है ना, क्योंकि तबीयत जब इंसान की खराब होती है ना, तो उसका फिर सजने में संवरने में मन नहीं करता, जैसे कि आज मेरे साथ है। लेकिन तुम बहुत अच्छे से लिखना। ठीक है ना, जो भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ बहुत प्यारे डायग्राम, हालांकि आप बनाते हो, बनाना। जो बच्चा पीडीएफ बनाता है मैं उससे बोल रहा हूँ तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जिंग मतलब ये जो दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, ये दोनों प्लेटें कैसी हैं? महाद्वीपीय है, कॉन्टिनेंटल है। महाद्वीपीय 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 प्लेट अभिसरण है, प्लेट अभिसरण है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जिंग है। ठीक है जी। अब दो प्लेटें हैं बेटा, दो महाद्वीपीय प्लेट हैं। एक महाद्वीपीय प्लेट ये रही, एक ये रही बेटा, और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट ये रही। तो मैंने क्या बताया बेटा? मैंने ये बताया कि जो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं, इन महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई बहुत अधिक होती है, होती है कि नहीं? अब संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चली, ऐसे चली बेटा एक दूसरे की ओर। जब ये संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चली, संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चल रही हैं, और चल रही हैं, और जब ये संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चल रही हैं, और चल रही हैं, इन संवहनी तरंगों के प्रभाव से प्लेटें भी एक दूसरे की ओर आ रही हैं, प्लेटें भी एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो प्लेटें टकरा जा रही हैं बाबू। प्लेटें क्या कर रही हैं? प्लेटें टकरा जा रही हैं बाबू। और जब ये प्लेटें टकराती है ना, तो इन प्लेटों के टकराने से इनके किनारों पर बलन पड़ जाते हैं। बेटा एक ये प्लेट है, एक बोतल लेके जल्दी फटाफट चलती है, एक सेकंड खाली लाना, खाली बोतल। बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है बेटा, नहीं नहीं इसी में चलो। देखो बेटा, तो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ठीक है, अब इसमें से एक मोटी है और एक कम मोटी है दोनों महाद्वीपीय। ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई। क्यों टकराई? क्योंकि संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब संवहनी तरंगें एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो प्लेटें भी एक दूसरे की ओर आ रही हैं, प्लेटें भी एक दूसरे की ओर आ रही हैं, और जब ये आ रही हैं तो आपस में एक दूसरे से टकरा जा रही हैं। जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं बेटा, तो टकराने के बाद इन प्लेटों के बीच में फोल्ड पड़ जाएंगे।
इन प्लेटों के बीच में बाबू क्या पड़ जाएंगे, बलन पड़ जाएंगे। जब इन प्लेटों के बीच में बलन पड़ गए, ऐसे फोल्ड पड़ गए, तो यहीं से फोल्डेड माउंटेन्स का जन्म होता है। यहीं से बेसिकली क्या बनते हैं, आपके बलित पर्वत बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं बलित पर्वत। इसी तरह से बलित पर्वतों का विकास होता है, इसी तरह से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही बनते हैं बलित पर्वत। ठीक है, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, तो टकराने के बाद इनके किनारों पे बलन पड़ेंगे, और जब इनके किनारों पे बलन पड़ेंगे, तो बलन पड़ने से बलित पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, धरातल। ठीक है, तो बेटा धरातल पे तो तुम्हें पता ही है, धरातल पर ही तो बलित पर्वतों का निर्माण होगा, ये बात ध्यान रखना। अब चूंकि ये प्लेटें मोटी इतनी होती है, मोटी इतनी होती है प्लेटें, कि ये जो बेटा यहाँ का मैग्मा है ना, मैग्मा, मैग्मा की औकात ही नहीं कि वो मैग्मा इन प्लेटों को तोड़कर ऊपर चला जाए। मैग्मा की औकात ही नहीं कि वो इन प्लेटों को तोड़कर ऊपर चला जाए, मैग्मा उसकी औकात ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा कि जब कभी भी दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, दो महाद्वीपीय प्लेटें, भूकंप आएंगे, जबरदस्त भूकंप आएंगे बच्चे, बलित पर्वत भी बन जाएंगे, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब ऐसी ही मैं दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपको बताता हूं। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी आपकी, या है, ठीक है, जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है आपकी जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, ऑस्ट्रल प्लेट। ठीक है, और बच्चे एक जो प्लेट थी या है, वो है आपकी यूरेशियन प्लेट। एक कौन सी प्लेट है बाबू, तो एक है आपकी यूरेशियन प्लेट। तो ये बात ध्यान रखना, ये दो प्लेट है, एक इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट संवहनी तरंगों के प्रभाव से, ठीक है ना, ऑन द, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ संवहनी तरंगें, तो बेटा संवहनी तरंगों के प्रभाव से ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई, और जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई, तो बेटा बलन पड़ गए, और बलन पड़ने से बलित पर्वत बना, और यही बलित पर्वत आज हमारा हिमालय है। क्या है, हिमालय। वाकई का कल बढ़ाएंगे बेटा, नेक्स्ट एपिसोड कल मिलेंगे। लव यू ऑल बच्चों, लव यू ऑल।